प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर सीरीज़ में आज हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान को देखेंगे। इससे पहले हमने नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे हमने उसे देखा है, डिस्कस कर लिया है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान को देखेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, जाननी है, और आप एंड तक बने रहेंगे इसलिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम दूसरा कोई भी वीडियो लाते हैं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए हम देखते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान में नियुक्तियों से रिलेटेड पॉइंट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देवव्रत को चुना गया है और ये 2024 तक रहेंगे। दोस्तों आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिसमें कि 3 अन्य एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, टी रविशंकर अन्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ। तो इसमें एयर मार्शल एपी सिंह को चुना गया है और इन्होंने स्थान लिया है एयर मार्शल संदीप सिंह का। चलिए अगला देखते हैं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और ये लगातार 2020 से अभी तक जेपी नड्डा ही इसके अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहली बार इन्हें 2020 में चुना गया था। नेक्स्ट है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके नए महानिदेशक विक्रम देवव्रत जी को बनाया गया है जिन्होंने श्री अरुण कुमार का स्थान लिया है। अगला हमारा टॉपिक बनता है पुरस्कार से। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। तो दोस्तों ये अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है जिसमें कुल 11 बच्चों को प्रदान किया जाता है और किया गया है इस वर्ष। और साथ ही इसमें पुरस्कार के रूप में पदक और प्रशस्ति पत्र, साथ में 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। हम यहाँ पे देखेंगे कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शिक्षा, समाज व खेल कूद, तो इन सभी क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। मैंने यहाँ पे इसका लिस्ट ऐड किया है, एक बार बस आप ऐसे ही देख लेंगे जिसमें कौन कौन से शामिल हैं। इस तरह से ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं कि एग्ज़ाम्स में, लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेंगे। अनुष्का जौली, आदित्य सुरेश, एम गौरव रेड्डी, संभव मिश्रा, श्रेया भट्टाचार्य, रोहन रामचंद्र बहिर, आदित्य प्रताप सिंह चौहान, ऋषि शिव प्रसन्ना, सौर्यजीत रंजीत कुमार खरे, KM मीनाक्षी, हनाया निसार को दिया गया है। तो कुल 11 लोगों को दिया गया है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। 11 बच्चों को ये दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों के लिए पुरस्कार। तो यहाँ पे झांकियों के लिए पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, जिसमें कुल स्टेट और यूटी कितने शामिल थे? 17 स्टेट और यूटी दोनों को मिलाकर कुल 17 शामिल थे। 17 झांकियाँ इसमें शामिल की गई थी। अब पुरस्कार का वितरण किसके द्वारा किया गया? ये रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट के द्वारा किया गया है। स्टेट और यूटी में सबसे बेहतरीन पुरस्कार दिया गया है, बेहतरीन के लिए पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे उत्तराखंड, और इसका थीम था मानस खंड। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला है और ये थीम मानस खंड के लिए दिया गया है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है जिसका थीम था 3.5 शक्तिपीठ और महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड ये था, ठीक है। इस बार गणतंत्र दिवस में भी महिला सशक्तिकरण का काफ़ी हमें देखने को मिला वर्चस्व, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरे स्थान पे तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है जिसने अयोध्या के दीपोत्सव के बारे में झांकी बनाई थी। अगला है मंत्रालय एवं विभागों के लिए। अगर हम देखें तो इसमें जनजातीय मंत्रालय की एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को यहाँ पे दिया गया है पुरस्कार। विशेष पुरस्कार के लिए CPW की जैव विविधता संरक्षण को पुरस्कार मिला है। पॉपुलर चाइल्ड कैटेगरी में क्लीन ग्रीन एनर्जी, एफिशिएंट
गुजरात को दिया गया है, यानी गुजरात की झांकी थी ये। नेक्स्ट है सेकंड स्थान पे पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में कौन है, उत्तर प्रदेश है, और थर्ड पे महाराष्ट्र है। केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की श्रेणी में अगर हम पॉपुलर कैटेगरी देखें तो सीआरपीएफ को दिया गया है, गृह मंत्रालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो कीर्ति चक्र 6 लोगों को दिया गया है और 15 शौर्य चक्र दिया गया है 15 लोगों को, जिसमें से 4 मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है और 2 शौर्य चक्र मरणोपरांत दिया गया है। तो दोस्तों इसके नाम इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, हम यहाँ पे याद कर लेंगे कि कितने दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे थोड़ा सा शौर्य का जो भी हमारा पुरस्कार दिया जाता है वीरता से रिलेटेड भारत में, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वीरता के लिए भारत में सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो अशोक चक्र है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है वो सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र के बराबर है। साथ ही में शांतिकाल में वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र के पश्चात आता है कीर्ति चक्र, फिर उस शौर्य चक्र भी क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे है, ठीक है। यानी सबसे पहले नंबर पे अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र दिया जाता है। और जो अशोक चक्र होता है वो परमवीर चक्र के बराबर होता है। चलिए युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके पश्चात महावीर चक्र, वीर चक्र के स्थान आते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरस्कार दिया है जिसमें भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर का पुरस्कार इन्हें दिया गया है। हम यहाँ पे लिस्ट देख लेंगे दोस्तों, मैंने लिस्ट को लिया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है गैरी सोबर्स ट्रॉफी ये है, और इसे बाबर आजम को दिया गया है जो कि पाकिस्तान से हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी बाबर आजम को ही दिया गया है, पाकिस्तान। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, तो ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है बेन स्टोक्स को, और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत से हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी यानी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है मार्को जैनसन, दक्षिण अफ्रीका के हैं। सर्वश्रेष्ठ एसोसिएटेड क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है गेरहार्ड इरास्मुस को, जो कि नामीबिया से हैं। अब हम महिलाओं की श्रेणी में अगर हम देखें तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार यानी रसेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी ये दिया गया है नताली स्कीवर जो कि इंग्लैंड की हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ODI खिलाड़ी का पुरस्कार भी नताली स्कीवर को ही दिया गया है। अगला है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर तहलिया मैग्रॉथ जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उदयमान खिलाड़ी रेणुका सिंह को दिया गया है ये पुरस्कार, और ये भारत से हैं। अगला है सर्वश्रेष्ठ एसोसिएटेड क्रिकेटर ईसा ओझा को दिया गया है जो कि UAE से हैं। अन्य पुरस्कारों में देखें तो सर्वश्रेष्ठ अंपायर की डेविड सेफर्ड ट्रॉफी दी गई है रिचर्ड इलिंगवर्थ जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है आसिफ शेख, नेपाल से हैं ये। चलिए अब हमने ये देख लिया, तो जो भी हमने यहाँ पुरस्कार नेक्स्ट छोड़ा था वो देखते हैं। मिस यूनिवर्स के बारे में देखते हैं। तो 2022 के लिए मिस यूनिवर्स आर बॉनी ग्रैबियल बनी है जो कि USA से बिलोंग करती हैं। और दोस्तों ये 9वीं बार है जब कोई USA से है और मिस यूनिवर्स बना है, ठीक है। ये भी USA से ही हैं। अब चलिए बात करेंगे कि प्रतियोगिता का फाइनल दौर कहाँ पे किया गया था। ये न्यू ऑरलियंस शहर लुसियाना USA का शहर है, वहाँ पे आयोजित किया गया था। अमेरिका ने 9 बार यह पुरस्कार जीता है। भारत की अगर बात करें तो सबसे पहली बार 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में
लारा दत्त, 2021 में हरनाथ संधू ने इसको जीता था। आइए अब हम अगले को देख लेंगे। चलिए, अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और ये 23 जनवरी 2023 को दिया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि 23 जनवरी किस महापुरुष का जन्म दिवस है और 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे संस्थागत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी में बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है ये। और अगर यहाँ पे संस्थागत श्रेणी में बात करें तो यहाँ पे 51 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है और ये व्यक्तिगत श्रेणी में है दोस्तों, जो कि अभी इस बार नहीं दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख का यहाँ पे पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत इसकी कब की गई थी? 2019 में। और 2022 की अगर बात करें तो गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह पुरस्कार दिया गया था संस्थागत श्रेणी में। वहीं 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया था। आप हमें आंसर जरूर बताएंगे कमेंट में दोस्तों, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट है सम्मेलन। सम्मेलन के बारे में देखेंगे। इंडियन साइंस कांग्रेस 108वां संस्करण था और इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी को किया गया और आयोजन स्थल था नागपुर। उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। थीम के बारे में बात करें तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे महोत्सव के बारे में। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि 12 से 16 जैन के बीच में मनाया गया है 2023 में और ये 26वां संस्करण था इसका। साथ ही इसका आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया गया। इसे आयोजित किसके द्वारा किया जाता है? युवा व खेल मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। साथ ही अगर हम थीम के बारे में बात करें तो थीम है विकसित युवा विकसित भारत। थीम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आयोजन इसमें जो भी पॉइंट्स दिए हैं ना सारे मैंने छाट के ही नोट्स बनाए हैं, तो आप कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया और ये कब से दिया जा रहा है दोस्तों? ये दिया जा रहा है 1985 से प्रति वर्ष इसको दिया जा रहा है। अच्छा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 12 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है और उन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। हॉर्नबिल महोत्सव इसे कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों और कोहिमा के निकट सामा में इसका आयोजन इस बार किया गया था। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? श्री जगदीप धनखड़ थे और इसका शीर्षक क्या था इस बार? इसका शीर्षक था यह नागालैंड है, ठीक है। यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है। अगर हम बात करें हॉर्नबिल का तो दोस्तों हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसको नागा जाति के लोग ना बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो ये हॉर्नबिल महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत पर्व। भारत पर्व का आयोजन न्यू दिल्ली में लाल किला के सामने ज्ञान पथ पर किया गया और इसका जो आयोजन है वो संस्कृति मंत्रालय के देखरेख में किया गया, यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि भारत पर्व किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पहली बार कब किया गया था? 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट विविध है, इसमें हम देख लेते हैं संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1। तो साइक्लोन 1 राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया और ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट अगला है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण, 21वां संस्करण था इसका और ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक व्याख्यान, इसका 3रा संस्करण था और इसे विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया, यानी इसे विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का विषय क्या था? विषय था वैश्विक अनिश्चितता का भविष्य और ये व्याख्यान किसके द्वारा दिया गया?
बिल्हारी कौशिकन के द्वारा इसको दिया गया। ठीक है, आप ये सभी चीज़ें याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अब ये बिल्हारी कौशिकन कौन है दोस्तों? ये सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के पूर्व अस्थाई सचिव और वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के मध्य पूर्व संस्थान के अध्यक्ष राजदूत हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। फोरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मो इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर है ये। इसको आयोजित किया गया था 18 से 22 जनवरी के बीच में, और इसमें पार्टनर कंट्री कौन था? पार्टनर कंट्री ग्वाटेमाला था दोस्तों। ठीक है, ग्वाटेमाला इसका पार्टनर कंट्री है। थीम की बात करें अगर, तो दोस्तों इसका थीम है सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड वी आर टूरिज्म। भारत की तरफ से भी भारत के पर्यटन मंत्रालय ने इसमें भाग लिया, और भारतीय मंडल का उद्घाटन दिनेश के पटनायक, जो कि स्पेन में भारत के राजदूत हैं, उनके द्वारा किया गया। कार्यक्रमों का आयोजन किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन अतुल्य भारत के द्वारा किया गया है। चलिए अगला देखेंगे एरो इंडिया। एरो इंडिया का ये 14वां संस्करण था, जिसका आयोजन बेंगलुरु के यालहंका वायु स्टेशन पे किया गया। यहाँ पे बस इतना ही महत्वपूर्ण था, तो मैंने इतना ही ऐड किया है। नेक्स्ट है ऑटो एक्सपो 2023, 16वां संस्करण था इसका। ग्रेटर नोएडा और न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, जिसका थीम था टेक्नोवेशन, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन। अब इसका आयोजन किस किस के द्वारा किया गया है दोस्तों? ACMA, CII, SIAM, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है। चलिए अब हम लोग पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने लोगों को दिया गया। यहाँ पे कुल मिला के 106 लोगों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री पुरस्कार दिए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्म श्री 91 लोगों को दिया गया। चलिए अब हम थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं। ये 91 लोगों का तो मतलब हम लोग नहीं देखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जिस स्टेट के बच्चे देख रहे होंगे और अगर वो स्टेट PCS दे रहे हैं तो अपने अपने राज्य के नामों को देख लेंगे, मतलब किन किन को दिया गया है, तो वो ज़रूर आप याद रखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण। तो यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया है श्री बालकृष्ण दोषी को। ये मरणोपरांत दिया गया है, और ये किस कैटेगरी में दिया गया है? अन्य वास्तुकला, और ये बिलोंग करते हैं गुजरात से। देखिए हम ना पद्म विभूषण और पद्म भूषण इन दोनों को पूरा याद करेंगे। ठीक है, यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। और साथ ही पद्मश्री में भी अगर बहुत ही चर्चित नाम जैसे कि रहता है तो उसको भी हम एक बार ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी वहाँ से भी। ठीक है, तो ये 91 है। आई नो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं सुश्री रवि टंडन, इनको दिया गया है, तो ये हम याद रखेंगे क्योंकि ये जानी मानी हो सकता है पूछा जाए कि इसमें से किस हीरोइन को दिया गया है, इस तरह से, तो ये याद रख सकते हैं आप। चलिए और भी बहुत सारे इसमें नाम होंगे, पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण किन किन लोगों को दिया गया है। तो पहला हमने देख लिया, दूसरा देखते हैं श्री जाकिर हुसैन, और इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दूसरा है श्री SS कृष्णा, सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। श्री दिलीप महालनोबिस, मरणोपरांत इनको दिया गया है, दवा से रिलेटेड के क्षेत्र में दिया गया है, मेडिसिन। और नेक्स्ट जो इनका राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। अगला है श्रीनिवास वर्धन, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग करते हैं। साथ ही श्री मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामलों में, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला हम देखेंगे पद्म भूषण के बारे में, तो श्री SL भैरप्पा को दिया गया है। नेक्स्ट है कुमार मंगलम बिरला,
श्री दीपक धर, सुश्री वाणी जयराम, स्वामी चिन्ना जियर, सुश्री सुमन कल्याणपुर, श्री कपिल कपूर, सुश्री सुधा मूर्ति और श्री कमलेश डी पटेल। तो इन लोगों को यहाँ पे दिया गया है। आप ज़रूर याद करेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें से भी कुछ कुछ आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। तो निधन से रिलेटेड कुछ दिया गया है, उसको देख लेते हैं। शरद यादव, तो ये जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। 75 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई गुरुग्राम में। अब हम बात करें तो ये इन्होंने जेडीयू से 2013 से 2016 तक जेडीयू में रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। फिर उसके बाद श्री यादव ने नीतीश कुमार के साथ मतभेद होने के कारण 2019 में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे और फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था लोकतांत्रिक जनता दल। तो ये आप याद रखिएगा कि इनके पार्टी का नाम क्या था, लोकतांत्रिक जनता दल। चलिए अब यहाँ पे और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं मनदीप रॉय। मनदीप रॉय कन्नड़ फिल्मों के दिग्गज अभिनेता रहे हैं और इनकी मृत्यु 74 ईयर्स की आयु में हो गई है। बेंगलुरु में इनका निधन हुआ है। थिएटर से अपना करियर शुरू किया था और 500 से अधिक फिल्मों में इन्होंने भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है अगम प्रसाद माथुर, राधा स्वामी मत के 5वें धर्मगुरु प्रोफेसर अगम प्रसाद माथुर दादाजी महाराज का निधन हो गया है 92 ईयर्स की एज में। चलिए यहाँ पे बस इतना ही याद रखेंगे। ये भी देख लेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति ये रहे थे। चर्चित व्यक्तियों की श्रेणी में अगर हम देखें तो भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिवा चौहान को सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सियाचिन में कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। इस पोस्ट पर तैनात होने वाली यह पहली महिला है, तो इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें याद रखना। चलिए बस हमें शिवा चौहान का नाम याद रखना है और ये याद रखना है कि इन्हें सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है और ये पहली महिला है। अब यहाँ पे दोस्तों ये सारे डिस्कस हम करेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं हमें डिस्कस करने की, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। चलिए जय हिंद दोस्तों।